एक छोटे से गांव में रामकिशोर नाम का जमींदार रहा करता था। वो बहुत ही चालाक और ठगी व्यक्ति था। वो पूरे गांव में पैसे उधारी पर दिया करता था, लेकिन अपने लालच के कारण सभी गांव वालों से 2 गुना ब्याज लिया करना था। अरे सुनो ना, आज मेरा जलेबी खाने का मन है, तो आप बाहर जा रहे हो ना, तो मेरे लिए जलेबी लेते आना। अरे जलेबी तो बहुत ही महंगी हो गई है। 150 रुपये किलो हो गई है। और अभी तो तुमने 2 दिन पहले जलेबी खाई थी। रोज रोज जलेबी खोगी तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं जलेबी लेकर नहीं आने वाला। अरे आप इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? आपके पास इतने पैसे तो है। हर कोई आपसे पैसे उधार लेकर जाता है और उन्हें बेवकूफ बनाकर 2 गुना ब्याज लेते हो। उनकी जमीन हड़प लेते हो। उन्हें बेवकूफ बनाकर अपनी जमीन पर काम करवाते हो। फिर भी इतनी कंजूसी कर रहे हो। अरे भाग्यवान, अगर मेरे पास इतने सारे पैसे हैं तो लुटाने के लिए थोड़ी है। अगर मैं रोज ऐसे ही खर्च करूंगा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं रोड पे आ जाऊंगा। मैं कोई जलेबी नहीं लेकर आऊंगा, मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। तभी उसे रास्ते में गांव का एक आदमी मिलता है। अरे जमींदार साहब, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो आपके घर ही आने वाला था। अच्छा हुआ मुझे आप यहीं मिल गए। हाँ तो बताओ क्या काम है। जमींदार साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं 2 गुना ब्याज लूंगा। जमींदार साहब, मैं एक गरीब किसान हूँ। आपको 2 गुना ब्याज कैसे दे पाऊंगा? देखो भाई, अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो तुम्हें 2 गुना ब्याज तो देना ही पड़ेगा। जमींदार साहब, मैं आपको 2 गुना ब्याज तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप पैसों के बदले में मुझसे मेरा बैल ले लीजिए। वो आपके खेतों में काम आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा। तुम शाम को मेरे घर आ जाना और साथ में अपना बैल भी लेते आना। पैसे ले जाना। हाँ जमींदार साहब, मैं पैसे लेने शाम को आ जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये सब करना तो मेरा फर्ज है, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। अच्छा चलो, मैं चलता हूं। रामकिशोर इसी तरह पूरे गांव को ठगा करता था और उसी गांव में सुरेश नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी शीला के साथ रहा करता था। और रमेश को जितने भी पैसों की आमदनी होती वो उसी से अपना गुजर बसर किया करता था। और वो रामकिशोर जमींदार की जमीन पर काम किया करना था और बदले में जमींदार सुरेश को फसल का कुछ हिस्सा दे दिया करता था। आप आज जमींदार की बातों में मत आ जाना, थोड़ा सतर्क रहना। हाँ भाग्यवान, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। क्या चिंता मत करो, वो हमेशा आपको ठग लेता है, लेकिन ध्यान रखना वो इस बार आपको ठग ना पाए। हाँ, मैं इस बार बिल्कुल ध्यान रखूंगा। हाँ, आप बिल्कुल सतर्क रहना और दिमाग से काम करना। फिर सुरेश जमींदार की खेतों पर चला जाता है। वो वहां पहुंचकर अपना काम शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जमींदार अपने आदमी के साथ आ जाता है। और भाई सुरेश, काम कैसा चल रहा है? जमींदार साहब, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। सुनो रमेश, मैं इस बार सोच रहा हूं तुम मुझे फसल में से कोई हिस्सा मत देना। आखिर तुम्हारे पास पैसे बचने ही कितने हैं। सच में जमींदार साहब, आप सच बोल रहे हो। मुझे यह बात सुनकर अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा। हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए बीज भी लेकर आया हूं। लेकिन साहब, आप इस बार फसल नहीं ले रहे, मैं आपसे बीज कैसे लूं? मेरे पास बीज खरीदने के लिए पैसे तो नहीं है। अरे सुरेश, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हें ये बीज फ्री में दे रहा हूं। मैं फालतू में ही मालिक आपको गलत समझ रहा था। आप तो महान हो। लो सुरेश, तुम इस कागज में अंगूठा लगा दो। मालिक, ये कैसा कागज है? क्या लिखा है इसमें? जो तुम खेती करके फसल उगाओगे उसका नीचे का हिस्सा मुझे मिलेगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हें मिलेगा। बस यही लिखा है इसमें। जमींदार की यह बात सुनकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में सोचता है, अरे वाह, क्या बात है! इस बार तो फसल का ऊपर का सारा हिस्सा मेरा होगा। क्या हुआ सुरेश, क्या सोच रहे हो तुम? लेकिन मालिक, आप किस चीज का बीज लेकर आए हो? यह तो तुम अपने घर जाकर ही देखना। चलो जल्दी से तुम इस कागज में अंगूठा लगा दो। लेकिन मालिक, मेरी पत्नी कहती है बिना कागज के बारे में जाने उस पर अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, तो तुम सारी बातें अपनी पत्नी की ही सुनोगे। अगर तुमने इस कागज पर अंगूठा लगाना है तो लगाओ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हारे जैसे और भी किसान हैं जो इस काम को आसानी से कर देंगे। फिर सुरेश अपने मन में सोचता है, खेती करने के बाद ऊपर का हिस्सा तो मुझे ही मिलेगा भला। इसमें जमींदार साहब कैसे ठग सकते हैं? ऐसा सोचते हुए सुरेश उस कागज पर अंगूठा लगा देता है। फिर शाम होने पर उन बीजों को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है आज जमींदार साहब खेतों पर आए थे।
उन्होंने कहा कि इस बार वो पूरी फसल हमको देंगे और उन्होंने बीज भी मुझे फ्री में दिए हैं। हम उन्हें जितना बुरा समझते हैं उतने बुरे अरे नहीं हैं। ये तो बताओ कि यह बीज किस चीज के हैं। भाग्यवान, ये तो मुझे भी नहीं पता, रुको अभी देखता हूं। फिर सुरेश जैसे ही बोरी ही खोलता है तो उस बोरी में प्याज की बीज थी। ये देखते ही सुरेश दुखी हो जाता है। अरे क्या हुआ जी, बोरी में क्या है? अरे भाग्यवान, इस बार भी जमींदार साहब ने मुझे ठग लिया। ये तो प्याज के बीज है। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? वैसे भी गर्मियां आ रही है तो अपने प्याज खूब बिकेंगे। अरे भाग्यवान, सब बर्बाद हो गया। वो चालक रामकिशोर ने आके मुझसे कागज पर अंगूठा लगवा लिया और उस कागज में लिखा था कि इस बार मैं जो भी फसल उगाऊंगा उसका ऊपर का हिस्सा सारा मेरा होगा और नीचे का उसका मैं तो बर्बाद हो गया। भाग्यवान, मुझे पता था कि आप ऐसी ही कोई गलती करके आओगे। मैंने आपके जैसा इतना बड़ा बेवकूफ इंसान पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अरे भाग्यवान, इसमें मेरी क्या गलती, तुम ही बताओ। जमींदार साहब ने बोला कि इस बार वो फसल नहीं लेंगे। मुझे बीज भी फ्री में दे रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि फसल का नीचे का हिस्सा उन्हें चाहिए। तो मैंने सोचा, फसल का नीचे का हिस्सा तो वैसे भी किसी काम का नहीं होता, तो इस बार सारी फसल मेरी होगी। इसलिए मैंने उस कागज पर अंगूठा लगा दिया। सही है, फिर अब हम कर भी क्या सकते हैं? फिर अगले ही दिन से बेचारा सुरेश जमींदार के खेतों में काम शुरू कर देता है। जहां कितनी भी धूप पड़े या बारिश आए, सुरेश बहुत मेहनत से काम करता है। फिर 6 महीने बीतने के बाद रामकिशोर की जमीन पर प्याज की फसल तैयार हो जाती है। फिर एक दिन प्याज लेने के लिए जमींदार वहां आ जाता है। अरे सुरेश, लगता है तुम्हारी इस बार किस्मत ही खराब थी। चलो कोई नहीं, तुम ऊपर का कचरा ही ले लो और लेकर अपने घर चले जाओ। अपनी पत्नी को खिला देना और खुद खा लेना। मैं तो प्याज को अपने घर लेकर जाऊंगा। फिर जमींदार प्याज को अपने घर ले जाता है। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीतने के बाद इस बार अगर आप उस जमींदार से ठग कर आए तो मेरी इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ भाग्यवान, इस बार तुम चिंता मत करो। मैं इस बार सारी बातों का ध्यान रखूंगा। चलो मैं अब चलता हूं। ऐसा कहकर सुरेश खेतों की ओर निकल जाता है और खेतों पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर देता है। तभी थोड़ी देर में जमींदार अपने आदमी के साथ वहां आ जाता है। सुनो सुरेश, मैं बहुत मुसीबत में हूं। इस बार तुम्हें जो बीज देता हूं तुम्हें उन्हीं की खेती करनी पड़ेगी। लेकिन जमींदार साहब, ये बीज किस चीज के है? आपने पिछली बार भी मुझे ठगा था। अच्छा, तो तुम इस बार क्या चाहते हो, तुम ही बता दो। जमींदार साहब, पिछली बार मैंने ऊपर का हिस्सा लिया तो मैं ठग गया था, इसलिए मुझे इस बार नीचे का हिस्सा चाहिए। ठीक है सुरेश, जैसा तुम चाहो। ठीक है, तो बात तय रही। तुम जमीन के नीचे का हिस्सा लेना और मैं ऊपर का लूंगा। ठीक है, चलो मैं अब चलता हूं। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। फिर शाम होने पर सुरेश बीज की बोरियों को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे देखो भाग्यवान, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है। इस बार मैंने जमीन के ऊपर का हिस्सा जमींदार को दिया है और जमीन के नीचे का हिस्सा मैं खुद लूंगा। हाँ, यह सब तो ठीक है, लेकिन यह तो बताओ कि इस बार जमींदार ने तुम्हें किस चीज के बीज दिए हैं? शीला के इतने कहते ही सुरेश बोरी में देखता है। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं भाग्यवान? ये तो टमाटर के बीज है और टमाटर तो जमीन के ऊपर आते हैं। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। हाय मेरी किस्मत। आप पागल हो, इसीलिए जमींदार आपको बार बार ठग लेता है और वो आपको पागल बना रहा है। हे भगवान, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। वो जमींदार हर बार ठग लेता है मुझे। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया भाग्यवान। लेकिन अब यह सोचकर क्या होगा? लेकिन आप चिंता मत करो, मुझे इसकी तरकीब मिल गई है। फिर शीला अपनी तरकीब सुरेश को बता देती है। सुनिए, इस बार जब जमींदार फसल की बीज देने आएगा तो आप पहले ही बोल देना कि इस बार मुझे जमीन का ऊपर का हिस्सा ही चाहिए। भाग्यवान, मैंने पिछली बार भी जमीन का ऊपर का हिस्सा ही मांगा था। अब ऊपर का हिस्सा लेके क्या फायदा होगा भाग्यवान? अब आप शांत रहो, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही करो और आप इस बार जमींदार को बोल देना कि मुझे जमीन के ऊपर का हिस्सा ही चाहिए। फिर अगले दिन से ही सुरेश जमींदार के खेतों में काम शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में टमाटर की फसल भी तैयार हो जाती है और सुरेश को जमीन के अंदर का हिस्सा मिलता है और जमींदार को ऊपर का, और फिर जमींदार सारे टमाटर लेकर
वहां से चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीतने के बाद जमींदार बीज लेकर सुरेश के यहाँ जाता है। सुरेश, क्या तुम अंदर हो? बाहर आओ। फिर सुरेश बाहर आता है। सुरेश, मेरी बात सुनो। मुझे बाजार में सस्ते बीज मिल गए थे, इसलिए मैं इनकी खेती करवाने के लिए तुम्हारे पास आ गया। ठीक है जमींदार साहब, आप मुझे बीज दे दो, लेकिन इस बार खेती करने में कुछ समय तो लगेगा ही। सुनो, तुम इस कागज पर अंगूठा लगा दो। लेकिन जमींदार साहब, मैं इस बार जमीन के ऊपर का हिस्सा ही लूंगा। ठीक है सुरेश, जैसा तुम चाहो। फिर जमींदार बीज देकर वहां से चला जाता है। फिर सुरेश उस बोरी में देखता है। अरे शीला, तुमने फिर से मुझे ठगवा दिया। ये मूली के बीज है, और मूली जमीन के अंदर होती है, और मूली का ऊपर का हिस्सा किस काम का? अरे, तुम चिंता मत करो। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो जमींदार ने बीज दिए हैं हम उनकी ही खेती करें। अब मैं आपको जो बीज दूंगी, आप बसे उसकी ही खेती करना। अरे शीला, तुम क्या कहना चाहती हो? अगर मैं तुम्हारे दिए हुए बीज की खेती करूंगा तो जमींदार को क्या कहूंगा? आप उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगी। फिर अगले दिन से सुरेश खेतों में बीज बोने का काम शुरू कर देता है, और सुरेश वही बीज बोता है जो बीज उसकी पत्नी ने दिए थे। और कुछ महीने बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है। फिर एक दिन जमींदार अपने खेतों पर आता है और गेहूं की फसल को देखकर हैरान हो जाता है। अरे, मैंने तो मूली के बीज दिए थे, ये गेहूं कहाँ से उग गए? अरे ओ सुरेश, मैंने तुम्हें किस चीज के बीज दिए थे? अरे मालिक, आप इतना गुस्सा मत करो। आपने जो कागज पे अंगूठा लगवाया था उन पे यह तो लिखा ही नहीं था कि बीज किस चीज का है। दिखाऊं मैं कागज सरपंच जी को? अच्छा ठीक है, फसल तुम रख लो। हाय, मैं बर्बाद हो गया। इसी तरह जमींदार को सुरेश की पत्नी ने अपनी चालाकी से ठग लिया और जमींदार को उसके किए की सजा मिली।